बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हम लोगों ने जनाब हेड्स ऑफ इनकम से स्टार्ट किया था और हमने सबसे पहले ये बात पढ़ी थी कि जो डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम है, हमारे पास 5 हेड्स ऑफ इनकम है जो कि सेक्शन 11 में लिखे हुए थे, ठीक है ना। इसमें से हमने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को पढ़ना शुरू किया था और हमने कहा यार जब किसी भी हेड को रीड करना है, कोई भी चैप्टर जब किसी हेड से रिलेटेड आएगा तो एक्चुअली हम क्या चीज़ें पढ़ रहे होंगे, 4 बातें पढ़ रहे होंगे। नंबर 1 स्कोप। स्कोप का क्या मतलब है, कौन सी इनकम शामिल है या कौन सी इनकम शामिल नहीं है। तो अब हमारे पास दोनों एग्जाम्पल भी इसकी आ गई हैं। उसने बताया कि जो लैंड एंड बिल्डिंग का रेंट अगर ऑनर रिसीव कर रहा हो तो ये शामिल है और फॉरफिटेड डिपॉजिट भी शामिल है, फिर 1/10 ऑफ एडवांस भी शामिल है, ठीक है ना। ये बातें हमें कल पढ़ के पता चली। क्या चीज़ शामिल नहीं है, उसने कहा अगर आपने बिल्डिंग ऑनर नहीं, बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी दे दी है तो वो शामिल कोई नहीं है, ठीक है ना। तो ये इन चीज़ों से ही हमें यही 2 बातें एक्सप्लोर हम कर रहे थे। फिर उसने कहा अगर बिल्डिंग में ना आपने कोई यूटिलिटीज़ एमिनिटीज़ के नाम पर कोई पैसे लिए तो सिर्फ वो वाले पैसे भी शामिल नहीं है, वो निकाल दें बीच में से। तो व्हाट इज़ इंक्लूडेड, व्हाट इज़ एक्सक्लूडेड। दूसरी बात आ गई थी डिडक्शंस, कौन से खर्चे अलाउड हैं। ये शायद अभी कल के लेक्चर में हम यहाँ पहुँचेंगे कि अगर हमने जब इनकम कैलकुलेट करनी है तो क्या क्या एक्सपेंसेस अलाउड हैं। फिर तीसरी बात थी बेसिस ऑफ, कौन सी चीज़ कैसे अलाउड है। कल हमें 2 बातें समझ आई यार। जो रेंट है ना, अच्छा रेंट में अब हमारे पास ना 3 चीज़ें आ गई थी, यानी रेंट में जो टैक्सेशन हो रही है कितनी चीज़ों की हो रही है, 3 चीज़ों की। नंबर 1 नॉर्मल रेंट, नॉर्मल रेंट, फॉरफिटेड डिपॉजिट और 1/10 ऑफ नॉन एडजस्टेबल एडवांस, ठीक है ना। ये 3 चीजें हो रही हैं। चार्जेबिलिटी, इसकी चार्जेबिलिटी एक्रूअल बेसिस पर हो रही है, इसकी चार्जेबिलिटी रिसीट बेसिस पर हो रही है, इसकी चार्जेबिलिटी भी रिसीट बेसिस पर हो रही है, ठीक है ना। अब यही वो बारीकी की बातें हैं जिसे हमने असल में सीखना है, जिसे हमने पढ़ना है। जो मंथली रेंट है वो एक्रूअल बेसिस पर हो रहा है, लेकिन फिक्स डिपॉजिट, फॉरफिटेड डिपॉजिट रिसीट बेसिस पर होगा और जो एडवांस है वो भी रिसीट बेसिस। कैसे ये कंक्लूड किया ये भी आज हम देख भी रहे होंगे। और फिर तीसरी बात ये थी कि भाई क्या ये सारी इनकम को मर्ज करके फिर रेट लगाना है, यानी क्या एनटीआर में जाना है या एफटीआर में, ठीक है ना। ये बातें असल में हमें कोई भी अगर हम वो पढ़ रहे हैं तो यही चलने दो, यही बातें जो हैं इनको हमने टेकअप करना है, इनको हमने समझना है। अच्छा जनाब, फिर आगे फिर हमने कहा जनाब रेंट आ गया, रेंटल इनकम, रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, यहीं से पता चला रिसीट बेसिस पर हो रहा है। फिर रेंट को डिफाइन कर लिया, रेंट मीन्स एनी अमाउंट रिसीव और रिसीवेबल बाय द ऑनर ऑफ ए बिल्डिंग एज कंसिडरेशन फॉर द यूज और ऑक्यूपाई, ये सारा करके, एंड इंक्लूड्स एनी फॉरफिटेड डिपॉजिट पेड, पेड ये रिसीट बेसिस पर और ये पेड बेसिस पर यानी कैश बेसिस पर, ठीक होगी ना बात। ये एक्रूअल बेसिस पर नहीं टैक्स होगा, फॉरफिटेड डिपॉजिट एक्रूअल बेसिस पर टैक्स नहीं होगा। अगर उसने पे किया है जब पे करेगा जब टैक्स होगा। ये एक्रूअल बेसिस पर, मंथली रेंट एक्रूअल बेसिस पर, रिसीव और रिसीवेबल की बेसिस पर। इतनी दूर से नहीं चल रहा होगा, चल रहा। जज़ाक। अच्छा जी, फिर हमने कहा कि जी क्या चीज शामिल नहीं है। एक तो वो हायर वाला कॉन्सेप्ट आ गया था, फिर आ गया था क्या चीज शामिल नहीं है। तो यहां हमें पता चला कि भाई अगर हम ऑनर ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग ने प्लांट एंड मशीनरी टुगेदर विद, ठीक है ना, अगर फैक्ट्री रेंट पर दे दी है तो ये सारी अमाउंट ही निकल गई है। ये कहाँ चली गई है, इनकम फ्रॉम। वहां जाके क्या सलूक होना है वो वहां जाके पहुंचेंगे, तो वरना तो सारे चैप्टर एक ही दफा शुरू हो जाएंगे पढ़ने हम। अच्छा जनाब, फिर दूसरी एग्जांपल आ गई थी नॉट इंक्लूडेड में, वही एमिनिटीज यूटिलिटीज वाली एग्जांपल भी आ गई थी, ये भी कल हमने देख लिया था। फिर हमने एडवांसेस को 2 हिस्सों में बांट लिया था, नॉन एडजस्टेबल एंड एडजस्टेबल, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन एडजस्टेबल, ठीक है ना। नॉन एडजस्टेबल रेंट का क्या करेंगे,
If the advance is not adjustable against monthly rent, then it will be treated as income under section 16. अच्छा, और ये हमने समझा था, ये तो ऑटोमेटिकली कहां, मंथली रेंट में अक्रूवल बेसिस के कॉन्सेप्ट पे खुद ही एडजस्ट हो जाएगा। फिर इसको थोड़ा सा हमने कहा, एक तो बात पड़ी ऑनर ऑफ बिल्डिंग, यानी अगर लैंड का रेंट है तो एडवांस है तो उसकी बात, फिर अगर 10 साल कंटिन्यू रहा तो कैसे चलेंगे। अब इसकी असल वर्किंग रीडिंग करते हैं जहां से हमने इसको लेकर चलना है। लॉ ने कैसे लिखा है, वेयर द ऑनर ऑफ द बिल्डिंग रिसीव फ्रॉम ए टेनेंट, रिसीव और रिसीवेबल नहीं, यहां से पता चल रहा है कि ये भी कैश बेसिस पर, ये भी कैश बेसिस पर, और ये अक्रूवल बेसिस पर। बात समझ आ रही है ना। अच्छा जी, वेयर द ऑनर ऑफ ए बिल्डिंग रिसीव फ्रॉम ए टेनेंट एन अमाउंट विच इज नॉट एडजस्टेबल अगेंस्ट rent payable by tenant, the amount shall be treated as rent chargeable to tax under the head income from, and in the tax year in which it was received and following 9 tax year in equal proportion. बाद दफा एग्जामिनर अगर कभी यहां से, जैसे आजकल एग्जामिनर का एक स्टाइल चल रहा है, वो जरा कॉन्सेप्ट में बारीकी से घुस जाता है, उसे हम कहते हैं 360 डिग्री क्वेश्चन, तो वो बारीकी में घुस जाए, वो आपको कहे जनाब हमने एक घर किराए पर दिया है और किराया शुरू हुआ है 1 अप्रैल 2024 से और मंथली रेंट डिसाइड हुआ है 75,000, एडवांस एग्री हुआ है, लेकिन उसने कहा यार अभी मैं नहीं दूंगा, एडवांस आपको दूंगा 1 जुलाई 2024 को 5 लाख रुपया। अब जरा गौर करना है मैं क्या कह रहा हूं, और साथ ही कहा कि जो रेंट है ना एनुअल रेंट, दैट विल बी इंक्रीज बाय 10% एनुअली पर एनम। ठीक होगी बात। अब वो कहते हैं जनाब इसकी टैक्सेशन करके दें। आपको पता है टैक्सेशन तो कैसे होनी है, टैक्स ईयर के एतबार से होनी है, ठीक है ना। फर्ज करें वो हमें कहता है जी टैक्स ईयर 2024 को बताओ कितनी इनकम है, नोट करें इसे पहले अपने पास, निकालें कॉपी। किराया कब से शुरू हुआ है, 1 अप्रैल 2024 से। एडवांस आया हमारे पास 1/7/2024 को, और रेंट इंक्रीज हुआ करेगा 10% पर एनम। वो मैं कहता जनाब आप इसकी टैक्सेशन करके दें 2024 की भी और 2025 की भी, ठीक है ना, 2024 की भी और 2025 की भी। टैक्स ईयर 2024, जरा गौर करें क्या होने लगा। रेंट, मंथली रेंट कितना है जी, 75,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 महीने चला इस टैक्स ईयर में, अप्रैल मई जून, क्या आंसर आ गया, 2,25,000 एडवांस। रिसीट बेसिस पर टैक्स होना है ना, इस साल तो एडवांस रिसीव हुआ ही नहीं है। एडवांस तो दिया उसने जाके 1 जुलाई 2024 को, और 1 जुलाई को तो अगला टैक्स ईयर शुरू हो गया। इसका मतलब है इस साल टैक्स ईयर में हमारी इनकम आई है 2,25,000, तो कोई टैक्स नहीं पे करना, क्योंकि आपको याद है हमने कहा था कि 6 लाख तक की इनकम एग्जेम्प्ट है ना, पहली स्लैब लगी इस पे विच इज एग्जेम्प्ट। अगले साल 2025 में क्या होगा, 2025 में क्या होगा, 75,000 मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय। अब यहां ये छोटी छोटी बातें सीखनी है आपने, अब साथ में एग्रीमेंट रीड करना है। एग्रीमेंट हुआ था कि साल बाद किराया बढ़ेगा, तो साल कब कंप्लीट होगा,
31 मार्च 2024 को, 25 को, कैसी है ना। अब 3 महीने तो इधर चले गए ना, 3 महीने तो इधर चले गए, साल में 12 महीने आने हैं ना, 3 महीने तो इधर चले गए। इसका मतलब है यहां कितने आए, 9 मंथ आए ओल्ड रेंट वाले। उसके बाद किराया बढ़ गया 10%। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? कितना हो गया 10% बढ़ के? 75,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.1 कर दें, 82,500 मल्टीप्लाइड बाय 3। ये बात समझ आइए? बाद दफा एग्जामिनर ये माइनर सी कॉम्प्लेक्सिटी इंजेक्ट कर देगा मैथमेटिकल कैलकुलेशन सिर्फ, इससे टैक्स का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं आया, ये तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन आई है। जो बच्चे आजकल कॉस्ट वगैरह पढ़ रहे हैं वहां भी आप इस तरह की बातें सीख रहे होंगे। इन दोनों को ऐड करते हैं। कितना जी? 9,22,500 एडवांस, 5 लाख का 1/10, 50,000 ये आ गया। इन दोनों का भी टोटल लगा दें, 9,72,500। बात समझ आई है कि नहीं आई? जरूरी तो नहीं है ना कि साल किराए पर मकान ऐसे दिन चढ़ाओ कि आपका साल भी वहीं कंप्लीट हो रहा है जहां टैक्स ईयर कंप्लीट हो रहा है। नहीं भाई, यहां से किराए पे जारी हुआ, हम आपस में नॉर्मल एग्रीमेंट होता है जी, साल बाद 10% किराया बढ़ेगा। तो साल कब मुकम्मल हुआ? 3 महीने तो इस साल वाले में आ गए, 9 महीने अगले साल वाले में आ गए, और फिर अगले 3 महीने का रेंट क्या है, वो तो इंक्रीज हो चुका है। रेंट तो अब मंथली हो गया 82,500। ये वाली बात यहां आई है, यहां नहीं आई है। क्यों? कैश बेसिस पर। जब रिसीव होगा तब से चलेगा, जब रिसीव होगा तब से चलेगा। कहानी समझ आ गई सारी? आगे चलते हैं। वेयर द अमाउंट हेयर इन आफ्टर रेफर टू एज अर्लियर अमाउंट, यानी जो ऊपर वाली है, रेफर टू इन सबसेक्शन 3 इज रिफंडेड बाय द ऑनर to the tenant on termination of the tenancy before expiry of 10 years। वो कहते हैं अगर कोई टेनेंट छोड़ के चला जाए, जाहिर है लोग आते भी रहेंगे जाते भी रहेंगे, no portion of the amount shall be allocated to the tax year in which it is refunded, in which it is, गौर कर लें क्या लफ्ज लिखा हुआ है, when it is, ये नहीं लिखा हुआ when he vacated the house। बाद दफा कहानी उल्ट हो गई। अभी इसी कोई तीसरे साल बनाते हैं, ये आप लिख रहे हैं ना सारा साथ साथ, इसी का तीसरा साल बनाते हैं, फिर आपको मजेदार समझ आएगी। अब वो कहता है जनाब इस बंदे ने 30 जून 2026 को घर खाली कर दिया, ठीक है ना, वेकेटेड द हाउस ऑन 30 जून 2026। अब हम 2026 के भी अकाउंट बना लेते हैं इसके। 2026 9 महीने किराया चला 82,500, ठीक है ना, 9 महीने किराया चला 82,500, फिर इसमें 1.1 से मल्टीप्लाई करें, 90,700, इसको मल्टीप्लाइड बाय 9 किया, इसको मल्टीप्लाइड बाय 3 किया, मंथली रेंट आ गया। इसमें तो नहीं कोई मसला। जी बच्चे, क्लियर है सबको ये बात? ये मंथली रेंट आ गया। कितना हो गया इकट्ठा? दोनों को जमा कर दें। कितना जी? 10,14,750 मंथली रेंट। दिमाग में आपके बैठी हो 3 चीजें टैक्स हो रही हैं, मंथली रेंट, फोरफिटेड डिपॉजिट, 1/10 ऑफ एडवांस। लेकिन 1/10 ऑफ नॉन एडजस्टेबल एडवांस कैसे चल रहा है? वो कहते हैं हर साल लेते जाएंगे। किस साल नहीं लेंगे?
no portion of the amount shall be allocated to tax year in which it is refunded. पहले यहां तक कहानी समझा रहा हूं। और इस सवाल में लिखा हुआ है and the advance was returned to the person on 5th July 2026. इसका मतलब है अभी रिफंड नहीं हुआ, तो इस साल में तो 1/10 आ जाएगा। फिर अब जरा तवज्जो कर लें, अगर रिफंड नहीं किए, जैसे उसे कहा कि अच्छा जनाब घर किराया खाली हो गया, हमारा अगला किराएदार आएगा ना, उससे पैसे लेके आपको दे रहे हैं, जनरली ऐसे ही करते हैं ना, वो कहते हैं जो उधर से सिक्योरिटी आएगी तो फिर आपको रिटर्न कर रहे हैं। अब ये आपने फ़र्ज़ किया 5, 7, 10 जुलाई को किया, तो देन क्या हुआ, फिर इस साल में 1/10 ऐड होगा, फिर 1/10 ऑफ एडवांस आपका ऐड हो जाएगा विच इज़ 50,000। और अगर क्वेश्चन साइलेंट है और कहते हैं विकेट कर दिया है, तो इसका मतलब है नॉर्मली अगर उस दिन घर खाली हुआ है तो पैसे भी देके भेज दिए होंगे। अगर पैसे देके भेज दिए हैं तो फिर ये उसूल लगेगा कि नो रिफंड, फिर यहां कुछ नहीं आ रहा होगा। बात मेरी समझने की कोशिश करें मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर जब टेनेंट गया है उसके आपने एडवांस भी वापस कर दिया है, तो फिर ये ईयर ऑफ वेकेशन है, नो प्रपोर्शन शैल बी एलोकेटेड। लेकिन यहां घर खाली करने की बात नहीं हो रही, पैसे वापस करने की बात हो रही है। अगर घर खाली के साथ ही पैसे वापस कर दिए हैं तो ओके, या घर खाली हो रहा है पहले, जैसे ऐसे होता है, जैसे ऐसे होता है, वो कहता है जी उसने घर खाली कर दिया है 30 अप्रैल 2026 और हमने पैसे वापस किए हैं 15 मई 2026 को, तो दोनों बातें एक ही साल में हो गई ना। ये ईयर ऑफ वेकेशन बन गया, इसमें 1/10 ऐड नहीं होगा। कहानी समझ आ रही है कि नहीं आ रही? कहानी का एक रुख खत्म हो गया, अगला रुख शुरू हो गया। अब अगर ये घर दोबारा किराए पे दे दिया, अगर ये घर एक तो ना अब किराए पे दिया ही नहीं, हम खुद ही शिफ्ट हो गए, कहानी खत्म हो गई सारी। एक है कि नहीं, एक किराएदार चला गया, हमने तो घर बनाया इसलिए हुआ, हमने घर किराए पे दिया हुआ, अब नया किराएदार आ गया। पुराने किराएदार पे कौन सा उसूल लगा? नो पोर्शन ऑफ अमाउंट शैल बी एडेड। जो नया आएगा उस पर क्या लगेगा? 1/10 ऐड करना है, ठीक है ना, उसका तो पहला साल है। लेकिन यहां लॉ एक बात ये कह रहा है कि करना कैसे है। अगर नया किराएदार आया है तो आपने अमाउंट कैसे देखनी, ये जरा समझ लें। जब नया किराएदार आएगा तो आप उससे न्यू एडवांस लेंगे। क्या लेंगे? न्यू एडवांस। कौन सा? नॉन एडजस्टेबल ऑब्वियसली। तो क्या इसका 1/10 करेंगे? तो कह रहे नहीं, इसका नहीं करेंगे, बल्कि इसमें से माइनस कर दें अमाउंट, ये फॉर्मूला लिख लें अपने पास, अमाउंट ऑलरेडी टैक्स्ड। मैं समझाता हूं क्या कह रहा हूं मैं। न्यू एडवांस माइनस अमाउंट ऑलरेडी टैक्स, ये जो आंसर आया है ना, इसका 1/10 लेना है। कहानी समझ आई है? क्या करना है? न्यू एडवांस माइनस अमाउंट ऑलरेडी टैक्स्ड, ये जो अमाउंट बची है इसका 1/10 लेना शुरू करना है। एक नया पेज खोलें, हम एक एग्जांपल बनाते हैं जिसके अंदर थोड़ा सा बात को आगे तक लेकर चलते हैं। इधर हम फैक्ट्स लिख रहे हैं जी। एक बंदा है 1 जुलाई 2023 को किराए पे उसने घर लिया, मंथली रेंट था
25,000 और एडवांस था 12 लाख रुपया, नहीं 10 लाख रुपया। ठीक होगी बात जी। और रेंट इंक्रीज हो रहा था, चलो अभी इंक्रीज को भी रहने देते हैं, ठीक है ना, सादा रखते हैं काम। यहां से काम शुरू हुआ। ये कौन सा टैक्स ईयर चल रहा है? 24 चल रहा है। जून कब आना है? अब 24 में। हमने पहले टैक्स ईयर 24 की कैलकुलेशन करते हैं। 2024 रेंट कितना है जी? 1,25,000। अब क्योंकि जुलाई से शुरू हुआ है तो मल्टीप्लाइड बाय 12, तो मल्टीप्लाइड बाय 12 करें जी, कितना आ गया? 1,25,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, 15 लाख रुपया आ गया। ये पहला साल है, तो एडवांस कितना लेना है? 1/10 ऑफ 1 मिलियन, 1 लाख रुपया ये आ गया। इसका मतलब है 16 लाख रुपए की इनकम हुई। रेंट इसको क्या कहते हैं? रेंट चार्जेबल टू टैक्स। इस 16 लाख को क्या कहते हैं? रेंट चार्जेबल टू। इसमें एक अमाउंट और भी आ सकती है अगर गिवन हो तो, वो कौन सी है? फोरफिटेड डिपॉजिट। फोरफिटेड डिपॉजिट। अगला साल आ गया जी 2024 के बाद आ गया 2025। हमने अज्यूम किया रेंट में एनुअल इंक्रीज नहीं लग रहा, ठीक है ना। फिर किराया आ गया जनाब कितना? 15 लाख रुपया। फिर 1 लाख रुपया एडवांस आ गया। फिर 16 लाख रुपया रेंट चार्जेबल टू टैक्स। बात समझ आई है? फिर ये किराएदार अगले साल भी रहा, 2026 में भी। 2026 फिर 15 लाख रुपया किराया आ गया। फिर 1 लाख रुपया 1/10 ऑफ एडवांस आ गया। 16 लाख रुपया फिर टैक्स पे लग गया। क्लियर हुई बात? अब हम एक नया फैक्ट इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। क्या जी? 31 दिसंबर 2026 को इसने घर खाली कर दिया। 31 दिसंबर 2026 को इसने घर को क्या कर दिया? वेकेट कर दिया, खाली कर दिया, ठीक है। और नया किराएदार आया 1 फरवरी 2027 से, जिससे रेंट तय हुआ 1,75,000 रुपया और एडवांस लिया 15 लाख रुपया। कहानी समझ आ गई है? ठीक हो गई बात? क्या हुआ? घर खाली हो गया। कितने अरसे के बाद? 6 महीने के बाद। 6 महीने तो इस बंदे से रेंट आया, ठीक है ना। अब रेंट चार्जेबल 2027 की कैलकुलेशन कैसे होगी, ये मैं यहां करने लगा हूं। 2027 की मंथली रेंट 1,25,000 मल्टीप्लाइड बाय 6, क्या आंसर आ गया? 7,50,000। इसका एडवांस नहीं काउंट होना, साइलेंट है, तो इसका मतलब है पैसे देके फारिग कर दे, ठीक है ना। और जब वेकेट हो रहा हो उस साल में 1/10 ऑफ एडवांस शामिल नहीं होता, ठीक है ना। ये कहानी समझ आ गई ना। अब आ गया नया किराएदार उसी साल में। कब आया? 1 फरवरी को। इसका मतलब है 5 महीने रहा ये 5 महीने रहा, ठीक है ना। 2027 में ये कितने अरसे रहा? 5 महीने। न्यू रेंट 1,75,000 मल्टीप्लाइड बाय 5, कितना आ गया? 8,75,000। 8,75,000। इससे फिर एडवांस ले लिया हमने। इसका तो पहला साल है,
फुल ईयर पहले साल में लेना है ना, जाने वाले का नहीं लेना था, आने वाले का तो लेना है। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी? हमने फार्मूला पढ़ा, न्यू एडवांस माइनस अमाउंट ऑलरेडी टैक्स्ड, इसका 1/10 लेना है। न्यू एडवांस कितना है? 15 लाख रुपया। पिछले टेनेंट की कितनी अमाउंट पर टैक्स लग चुका है? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, माइनस 3 लाख। बात समझ आई है? बाकी ये क्या बच गया? 12 लाख। इसका 1/10, 1 लाख 20,000। ये जाएगी इधर एडवांस वाले, उसमें वो यही वर्किंग शो कर देंगे। 15 लाख माइनस 3 लाख इंटू 1/10, तो 1,20,000। तीनों का टोटल लगा लें जना। लॉस खुद ही हो गया कंसीडर। हमने कितने महीने का किराया लिया? कितने महीने का लिया? नहीं, दोनों। तो वो लॉस डल गया, खुद ही डल गया ना, बाय डिफॉल्ट बिल्ट इन डल गया कि यार हमने किराया उठाया ही 11 महीने का, तो एक्सपेंस खुद ही चार्ज हो गया ना। जी भाई बोल के बता दें, ये क्लियर हो गई है बात कि नहीं? इतनी मरी हुई आवाज से बोल रहे हो तुम लोग, इस तरह का समझ आया जिस तरह के बोल रहे हो? हाँ जी, आ गया समझ बेटा? हाँ जी बच्चों, आपको भी आ गया? अच्छा जी, ये टोटल लग गया। कहानी आगे भी चल सकती है, कहानी आगे भी चल सकती है। चलाते हैं जरा से, 2028 भी करते हैं। चलो अब 2028 में यही बंदा रहा, कितना किराया दे रहा है? 1,75,000। करें मल्टीप्लाइड बाय 12, एक कंसेप्ट 21 लाख रुपए आ गया जनाब। 21 लाख रुपए आ गया, और 1,20,000 ये भी आ गया। अब आगे तो 1,20,000 का ही पाड़ा चलना है ना, जब तक ये खाली नहीं करता, जब तक ये खाली नहीं करता। अब बस जो बात मैंने समझानी है, फर्ज कर लें इसने भी खाली कर दिया किसी साल में, फिर नया टेनेंट आ जाएगा, उस पे उसूल क्या लगेगा? न्यू एडवांस अमाउंट ऑलरेडी। लेकिन अब ऑलरेडी टैक्स में ये 3 लाख भी जाएगा, और जितना इसका टैक्स हो चुका है वो जाएगा। फर्ज किया इन्हीं 2 सालों के बाद जा रहा होता, तो 3 लाख ये और 2,40,000 ये माइनस होगा। ऐसी एक हिस्ट्री मेंटेन होती रहेगी हमारे पास। हमें पता होगा हम कितनी अमाउंट कर चुके हैं, कितनी अमाउंट कर चुके हैं। मैं यहां से एक जुमला बोलने लगा हूं, अगर आपको इस लेवल पे समझ आ जाए तो। अथॉरिटीज ये चाहती हैं कि जो आप एडवांस ले रहे हैं ना, वो लाइफ में एक दफा टैक्स हो ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। मैं इस बात को समझाने के लिए जरा एग्जाम्पल को रीड्राफ्ट करता हूं। फर्ज करें हमारा पहला टेनेंट ही 11वें साल में छोड़ता जाके, पहला टेनेंट ही पहले 10 साल 1/10 शामिल होना था ना, और 11वें साल से शामिल होना बंद हो जाना था। ये बात कहाँ लिखी है? ये हमने अपने फ्लो चार्ट्स में भी लिखी है, और यहां से ही फ्लो चार्ट्स बने ना, ये देखिए आफ्टर 10 ईयर। ठीक होगी बात? 11वें साल, 12वें साल, 15वें साल, अब कुछ नहीं ऐड हो रहा। 15वें साल इस बंदे ने घर कर दिया खाली। लेकिन आप बड़े नेक इंसान हैं, आपने नए किराएदार से किराया तो नया लिया जो उस वक्त का मार्केट रेट चल रहा था, लेकिन एडवांस उससे भी 10 लाख ही लिया। अब फार्मूला लगा, न्यू एडवांस 10 लाख माइनस ऑलरेडी टैक्स 10 लाख, क्या ऐड होगा? क्यों?
10 लाख तो ऑलरेडी अमाउंट शामिल हो चुकी हुई है। मेरी बात फॉलो करें? हाँ, अगर आपने एडवांस बड़ा ले लिया तो फिर डिफरेंशियल अमाउंट यानी अगले वाली अमाउंट पर उसूल लग रहा है। लॉ लेजिस्लेटर ये चाहता है कि जिंदगी में पूरी लाइफ, अब ये मकान 100 साल तक किराए पे चलता रहे, अगर ये एडवांस 10 लाख ही लेता रहेगा तो दोबारा इनकम में कुछ ऐड नहीं होना। ये फार्मूला आएगा तो 1/10 लगेगा ना, यानी जो एडवांस की अमाउंट है वो लाइफ में एक दफा का मतलब है 10 सालों में बराबर बराबर करके एक दफा 10 लाख मेरा पूरा टैक्स हो गया, बस खत्म कहानी। हाँ, इसमें ऐड हो सकता है इस फैक्टर की वजह से, या तो टेनेंट पहले छोड़ के जा रहा है या मैं अमाउंट बढ़ाता जा रहा हूं, तो फिर ये फैक्टर रोल प्ले कर रहा है और उसके अकॉर्डिंगली हमारी एडिशन हो रही होगी। को बात समझ आई है कि नहीं आई? पक्की बात है। अब ये बात लिखी कैसे है, यहां तक पहुंच गया ना? अच्छा जी, वेयर द सर्कमस्टांसेस स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 2 अकर एंड द ऑनर लेट आउट द बिल्डिंग और पार्ट देयर ऑफ टू एन अदर पर्सन, न्यू टेनेंट आ गया। हेयर इन उसे क्या करें, सक्सीडिंग टेनेंट, एंड रिसीव फ्रॉम द सक्सीडिंग टेनेंट एनी अमाउंट which is not adjustable against rent payable by succeeding tenant, the succeeding amount as reduced by such portion of the earlier amount as was charged to tax shall be treated as rent chargeable to tax under the head income from property as specified in subsection। क्या मतलब 10 सालों पर। सबसेक्शन 1 स्पेसिफाइड सबसेक्शन 1 का क्या मतलब है, दोबारा 10 सालों पर। यही हमने किया, न्यू एडवांस माइनस अमाउंट ऑलरेडी टैक्स और फिर 1/10 लेना शुरू कर दिया। को कहानी समझ आई है? बाद दफा एग्जामिनर ना ये बात थ्योरेटिकली पूछ लेगा आपसे, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ नॉन एडजस्टेबल एडवांस अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। कहानी समझ आ गई? इसके बाद मैंने यहाँ यही सारी कहानी आपको छोटे छोटे सवालों से करानी शुरू की है। अगर आप इसे घर में कॉपी पेंसिल पकड़ के सॉल्व करना शुरू करेंगे तो ये बिल्कुल 100% आपको क्लियर हो जाएगा। मसलन जी हमने यहाँ से शुरू किया था, पहला साल लिया था, ठीक है ना, ये कल हम कर गए थे 12,50,000। अगले साल में हमने कल वो इंक्रीज का कॉन्सेप्ट डाल दिया था, आपको समझा दिया था कि रेंट इंक्रीज कैसे हुआ करेगा, तो वो कॉन्सेप्ट आ गया। रेंट बढ़कर 1.5 लाख की बजाय 1,65,000 हो गया, 10% बढ़ गया, और 1/10 तो वही चलना था। ये वाली बात आपको क्लियर होगी। यहां से आगे चलते हैं जी। इमरान रेंटेड आउट अ हाउस ऑन 1 जुलाई 2020 एट अ मंथली रेंट ऑफ 100,000। एज पर एग्रीमेंट 1 million was received as non-adjustable advance on 1 July 2020. The payment of rent will be paid at the end of each respective month. Tenant vacated the house on 31st December 2022. Calculate property income for tax year 2020. वो 23 की वर्किंग मांग रहा है। डाटा उसने हमें 21 का दिया है, टैक्स ईयर की बात करें तो। इसका मतलब है हमने अपने ख्यालों में पहले 21 से शुरू करना है, फिर 22, 23 की वर्किंग करनी है। अच्छा, और तो कोई फड्डा नहीं है, रेंट इंक्रीज तो नहीं करवाया उसने, ठीक है ना, वरना वो वाला फैक्टर भी देखना पड़ना था। अच्छा जी, 2023 की टैक्सेशन करनी है। कितने अरसे रहा 23 में? 6 महीने। इसका मतलब है 6 महीने का रेंट उठा लें। और ये साल कौन सा बन गया है? वेकेट करने का। इसका मतलब है एडवांस नहीं उठाना। नया टेनेंट तो नहीं आया, ठीक है ना। अब क्योंकि मैं छोटी छोटी इलस्ट्रेशन से आपको समझा रहा हूं, अगर नया टेनेंट आएगा तो फिर नया टेनेंट का एडवांस, न्यू एडवांस माइनस एडवांस ऑलरेडी टैक्स। कितना टैक्स हो गया इसका एडवांस?
2 लाख, एक 2021 में और एक 2022 में, 23 में तुमने ऐड नहीं किया। कहानी समझ आई है? Imran rented out a house on July 1st, 2020 at a monthly rent of, as per agreement, 100,000, 1 million was received as non-adjustable advance on July 2020. Payment for rent, ये तो सारा कुछ वैसे ही चल रहा था ना। Tenant vacated the house on 31st December 2020. House was rented to new tenant from 1st January at a monthly rent of 1,50,000 and non-adjustable amount of 1.5 मिलियन। जब एग्जामिनर साइलेंट हुआ तो इसका मतलब है जिस तारीख को बंदा गया है उसका सारा हिसाब किताब करके भेज दिया, जिस तारीख को बंदा आया है उसने अपनी सारी चीजें पे कर दी। बात समझ आ रही है? अच्छा जी, अब 2023 की कैलकुलेशन इन्वॉल्व होगी कैसे? नया टेनेंट आ गया, मैंने स्टेप बाय स्टेप ऐड किया हुआ है। अल्लाह करे आप घर जाके काम कर लें सही, इसे अपने हाथ से देख लें, इसे हॉलीवुड या लॉलीवुड की फिल्म ना समझ के देखें कि ऐसे बैठ के देख रहे हैं सारे बच्चे, समझ लगे ना? इसे काम करें, खास तौर पे ऑनलाइन वाले बच्चे। कैसे चलें जनाब? पुराना किराएदार 1 लाख के हिसाब से 6 महीने का किराया, न्यू किराएदार 1.5 लाख का किराया, 6 महीने ये आ गया, 6 लाख ये, 9 लाख ये। पुराने का एडवांस वो तो ऐड नहीं होना, ऐड नहीं होना। नए का एडवांस, न्यू एडवांस माइनस ऑलरेडी टैक्स मल्टीप्लाइड बाय 1/10। कितना रह गया? 13 लाख, 1,30,000। जी ये तो मैंने कराया पहले, उसको हमने अगले साल में दिया है। हाँ, तो हम उस ईयर में उसका कैलकुलेट करेंगे, लेकिन जो न्यू बंदा आया उसने हमें पे कर दिया है, न्यू बंदे ने पे कर दिया है। ये दोनों ऐड होंगे, फिर अब दोनों ऐड होंगे, पुराने वाला भी ऐड होगा, नए वाला भी ऐड होगा, क्योंकि पुराने वाले का मीटर कब स्टॉप होना है? जब उसके पैसे रिफंड करेंगे। अल्फाज से चलना है ना, प्रोसीजरल लॉ। कहानी समझ आ रही है? चले जाए अब और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया। इमरान रेंटेड आउट दिस कहानी वही चल रही है सारी, ठीक है ना। पेमेंट ऑफ रेंट विल बी पेड एट द एंड ऑफ ईच रिस्पेक्टिव मंथली रेंट विल बी इंक्रीज 10% एनुअली। टेनेंट वेकेटेड द हाउस ऑन 31st December 2022। 21 की टैक्सेशन की 1 लाख पर, 22 की टैक्सेशन हुई 1,10,000 पर, 23 में क्या चल रहा होगा? हमने तो 23 की कैलकुलेशन पे खड़े हैं ना। दिसंबर जुलाई के बाद तो 23 आ गया ना टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट। टैक्सेशन तो हम 23 की कर रहे हैं भाई, तो 23 की करें। निकालें कॉपी, यहां सॉल्व नहीं किया हुआ मैंने इसको, निकालें कॉपी, शाबाश। ये रेंट कितना पे कर रहा होगा भाई? आप जरा गौर करें, समझनी है ये बात। पहले तो देसी तरीके से समझते हैं। कौन से साल में आया था? 2021 में ना, 1 जुलाई 21 में, टैक्स ईयर 2021 में। यहां ये 1 लाख रेंट दे रहा था, ऐसे ही है ना। और 2022 में कितना हो गया होगा? और 2023 में कितना हो गया होगा? 1 लाख। ये तो हो गया देसी तरीका, ठीक है ना। और अगर मैं ऐसे करूं 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1.1 रेज़ टू पावर 2, तो देखो क्या आंसर आया।
यही आ रहा है। ठीक है, अब जरा गौर करें मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। बाद दफ़ा ना एग्जामिनर 5-5, 6-6, 8-8 साल आगे की बात कर देगा अगर मुश्किल पसंद एग्जामिनर होगा तो वहाँ बैठ के अगर हम पिछले सालों का देसी तरीके से करेंगे तो बड़ा टाइम वेस्ट हो जाएगा। हमने देखना है रेज़ टू पावर कितनी लगानी है। जितनी दफ़ा रेंट इंक्रीज हुआ है, इसने 3 दफ़ा रेंट पे किया ना, लेकिन इंक्रीज तो 2 दफ़ा हुआ है। ये तो बेस रेंट था। बाद दफ़ा बच्चे यहाँ क्या करते हैं, गलती से पावर वाली यूज करो तो 3 पावर लगा देते। पावर 3 लगाने का मतलब है 3 दफ़ा रेंट बढ़ चुका है। नहीं, रेंट तो भी 2 दफ़ा बढ़ा है। ये बात समझ आई है? और ना समझ आई हो तो कोई बात नहीं है, फिर भाई देसी तरीके से आ जाना, कोई बात नहीं। अगर मैथमेटिकल एनालिटिकल स्किल आपकी अच्छी नहीं है तो फिर ऐसे आ जाना। रेज़ टू पावर कब लगेगी? जब सेम अमाउंट से रेंट बढ़ रहा होगा। और अगर ऐसा हो फिर वही मुश्किल पसंदी। मुश्किल एग्जामिनर इतनी मुश्किल में जाता नहीं है, लेकिन हमें तो आपको तैयार करना है ना हर मुश्किल हालात के लिए। एग्जामिनर कहता है भाई हमारा एग्रीमेंट है, पहले साल रेंट बढ़ेगा 10%, दूसरे साल 15% और तीसरे साल 20%। अब क्या करें? अब जो बेस रेंट है, अगर आपने चौथे साल का रेंट बढ़ा है, क्योंकि पहला तो एक बेस आएगा ना जिसमें रेंट आएगा, चौथे साल का रेंट कैसे निकल सकता है? फर्ज किया यही 1 लाख रुपया रेंट था, तो मल्टीप्लाइड बाय 1.1 मल्टीप्लाइड बाय 1.15 मल्टीप्लाइड बाय 1.2, क्योंकि हर रेंट एक एक दफा ही बढ़ा। कहानी समझ आ रही है कि नहीं आ रही? क्या अगली भी चली गई है? आ गई है ना? यानी ये छोटी छोटी कंप्यूटेशनल कैलकुलेशन से नहीं आप मार खा रहे होंगे। टैक्स के कॉन्सेप्ट एक अलग बात है, ये तो न्यूमेरिक पढ़ रहे हैं ना कि यार इस फिगर तक कैसे पहुंचना है। अच्छा जी, अब हम अपने सवाल पर आ जाते हैं जनाब। हमने तो 2023 की टैक्सेशन करनी है, 2023 की। तो रेंट ओल्ड वाले का कितना रेंट दे रहा था? ये 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1.1 रेज़ टू पावर 2। सर 2 क्यों? क्योंकि 2 दफा रेंट बढ़ा है। 21 में ये आया था, 1 दफा 22 में बढ़ा और 1 दफा 23 में बढ़ा। और ये रेंट इसने कितने महीने देना है? 6 महीने। कितना आ गया? 7,26,000। नया टेनेंट कब आया भाई? आए नहीं? ओके, तो 1/10 तो नहीं डलना। बिल्कुल ठीक हो गई बात। अच्छा जी, अब आई होप कि ये सारी इलस्ट्रेशंस आप अल्लाह ने चाहा तो कर लोगे। अच्छा जरा देखते हैं, मैंने जंप लगाया वही वाली बात समझाने के लिए। मिस्टर इमरान रेंटेड आउट हाउस ऑन 1 जुलाई 2010 at a monthly rent of rupees as per agreement 1 million was received as non-adjustable advance on July 1, 2010. Payment of rent will be paid at the end of each respective month. Monthly rent will be increased by 10% annually. Calculate property income for tax year 2021. 2000 कितनी दफा रेंट बढ़ा? आया कब? 11 में। पहली दफा रेंट कब बढ़ा? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। 10 दफा रेंट बढ़ा है। बात समझ आइए ना? अब इसे मैनुअली लाना पड़ गया तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। तो हमारा क्लियर कॉन्सेप्ट हो कि यार कितनी दफा रेंट बढ़ा है? 10 दफा बढ़ा है, तो ओके कोई बात नहीं है, 1 लाख रेज़ टू पावर 10। बात समझ आ गई जी? अच्छा जी, इंशाल्लाह 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 पूरा टैक्स हम ऐसे ही कर रहे होंगे, बिल्कुल बेस से शुरू कर रहे होंगे और मोस्ट कम्प्लेक्स एरिया तक आपको उठाकर ले जाएंगे अगर आप रोज का काम रोज करते रहे तो। कहानी देखें जी अब कहां पहुंच गई है। स्टेप बाय स्टेप चीजें कम्प्लेक्स होती। इमरान रेंटेड आउट, पिछली कहानी सारी वही चल रही है। टेनेंट वेकेटेड द हाउस ऑन 31 दिसंबर 2000।
हाउस वाज रेंटेड टू न्यू टेनेंट ऑन 1 जनवरी 23 एट अ मंथली रेंट ऑफ 1.5 लाख, नॉन एडजस्टेबल 15 लाख आ गया। अब कॉन्सेप्ट लगेगा, न्यू एडवांस माइनस अमाउंट ऑलरेडी, और जो गया है 6 महीने पुराना रेंट और 6 महीने नया रेंट। नया एडवांस कितना, 15 लाख, माइनस वो कितने अरसे के बाद गया है, 2010, वो अपने 10 साल पूरे कर गया, 11 साल में उसने खाली किया। इसका मतलब उसकी तो पूरी अमाउंट टैक्स हो चुकी थी। अब ये वो सवाल हो सकता था, अगर ये नए बंदे से भी 10 लाख ही लेता तो कुछ ऐड नहीं होना था। इसने 5 लाख एक्स्ट्रा ले लिया, इस 5 लाख की गवर्नमेंट ने फिर अगली 10 इंस्टॉलमेंट बना दी। कहीं समझ आइए? लेकिन अभी आज तक आई कैप की हिस्ट्री में इस लेवल तक उसने सवाल नहीं पूछा। नहीं, लेकिन हमने तैयार रहना ना। वो आप सुनते ना एग्जाम के फौरन बाद कोई एक एग्जामिनर होता है जिसे बड़ी दुआएं मिल रही होती हैं दूसरे वाली। आजकल कॉस्ट वाला समेट रहा है वो दुआएं इस अटेम्प्ट में, पता है ना, हर अटेम्प्ट में किसी एक के हिस्से में, कुछ खुशकिस्मत के हिस्से में दुआएं आती है, ठीक है ना। तो अगर किसी दफ़ा टैक्स वाले ने दुआएं समेटने का फैसला कर लिया तो फिर अल्लाह का शुक्र है हमारे बच्चे फिर भी दुआएं नहीं दे रहे होंगे। ये बड़े बेदीद बच्चे हैं, दुआएं नहीं दे रहे होंगे क्योंकि इन्होंने पढ़ा हुआ होगा मुश्किल तरीन, उसमें ये कहेंगे कोई बात नहीं, बल्कि बड़ा अच्छा हुआ है। क्यों? दूसरों का पेपर अच्छा ना हो तो बात समझ आ रही है ना। तो आप इस लेवल पर ही चीज़ें देख रहे होंगे इंशाअल्लाह ताला। किसी किताब में किसी जगह ये सारा इस लेवल तक डिस्कशन आपको नज़र नहीं आएगी अल्लाह के हुक्म से। तो जनाब अब आई होप कि आप ये सारा काम कर चुकेंगे, लेकिन आपने हाथ से घर जाके सारा काम एक दफ़ा कर लेना है। कल आएंगे तो अब वो कॉन्सेप्ट शुरू होगा, तीसरे वाला पॉइंट, कि कौन से खर्चे माइनस होने हैं। डिडक्शंस की बात करनी है ना। अभी हमने शुरू में हमने यहाँ से शुरू किया था, कि भाई हमने कहा था भाई ये जो सारा कुछ हो रहा है, ये सब कुछ एक पॉइंट क्लियर हो गया, स्कोप क्लियर हो गया। डिडक्शंस अभी नहीं पता चली कि सर कोई डिडक्शन भी होनी है कि नहीं होनी, अब वहां पहुंच गया इंशाल्लाह ताला, ठीक है ना। तो डिडक्शंस के ऊपर कल आकर बात करेंगे, और ईद से पहले कोशिश करेंगे हमारा ये वाला हेड ऑफ इनकम A1 तैयार हो चुका होगा अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। कल मुलाकात होगी, यहाँ से आगे चलेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, ऑनलाइन वालों को बार बार कह रहा हूँ, भाई सवाल सॉल्व कर लेना, हाथ से सॉल्व कर लेना। आपको भी कह रहा हूँ, कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह।